अस्सलाम वालेकुम क्लास। बीएस एजुकेशन 6 सेमेस्टर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के मीनिंग और डेफिनेशन, जिसमें हमारी आउटलाइन आपके जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। के साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड साइक एंड लॉगस। साइक मीन्स माइंड सेल्फ, लॉगस मीन्स नॉलेज। इसका ये मीनिंग है, जिसमें हम लोग क्या बताएंगे। साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। बीएस एजुकेशन 6 सेमेस्टर आप लोगों की आधी से ज़्यादा जो आउटलाइन है वो आपकी 3rd सेमेस्टर वाली है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। मैंने कहा था 3rd सेमेस्टर में कि 6 में आप लोगों ने पढ़नी है। सो आप अपने नोट्स और जो आप लोगों की सारे बुक वगैरह वो आप लोग संभाल के रखिएगा, दोबारा से निकाल लीजिएगा, उसमें देखिएगा आपके पास हैं पड़ी। इस टाइम क्योंकि मैं बुक नहीं ले सकी कॉलेज से, ये मेरे पास इंटर की बुक पड़ी है, एज टू सेम है उनका, क्योंकि ऑथर एक ही है, उन्होंने ये सेम ही लिखा हुआ है। लेकिन यह है कि मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका, कि है क्या। अदरवाइज़ आपको साइकोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन आपको 3rd में मिल चुका है, अगर मेरा लेक्चर आपको याद है तो। अदरवाइज़ इस लेक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन है ये। आपके लेक्चर में मतलब आपकी जो लेक्चर लिखने वाला या उसमें वो ऐड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ कि जो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस की गई थी उसमें सबसे पहले सोल था, फिर माइंड था, फिर कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है वो मेरे पास ये लिखी हुई है, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। कि जब हम बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं और मेंटल प्रोसेस की कर रहे होते हैं, मेंटल प्रोसेस में सिर्फ आपकी थिंकिंग और थाट्स नहीं होती, आपकी कॉग्निशन, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशंस, आपका सोचना समझना, कॉग्निशन, जिस किस्म का कोई भी अगर काम है जो हम लोग अपने माइंड से कर, वैसे तो हर काम माइंड से ही करते हैं कि सोचा फिर उसके बाद किया। अगर कुछ करना चाह रहे हो तो फिर पहले सोचते हो, मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ आपके मेंटल प्रोसेस में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च। उसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन और मीनिंग करनी है साइकोलॉजी की। उसके बाद हम लोग मेथड्स को पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, मेथड्स किस वजह से यूज़ किए जाते हैं, ये सारा इसमें पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च होता क्या है कि रिसर्च है कि जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मुझे सेमेस्टर सिस्टम बहुत पसंद है, कोई भी नहीं मानेगा जब तक आप उसकी पूरी रिसर्च करके उसका आंसर नहीं दोगे। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च भी यही है कि हम सिर्फ अपनी नॉलेज की बेस पे या अपने वहम की उस पे ये नहीं कह सकते, ये पसंद नापसंद पे नहीं कह सकते जी हम लोग ये चीज़ मान लेंगे। जब तक पूरी उसकी रिसर्च नहीं की जाती, उस पर पूरा का पूरा एक मेथड यूज़ नहीं किया जाता, तब तक कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइंटिफिकली कोई भी बात कर रहे हो तो अब इसमें जो डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं वो आप लोग पढ़ोगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च में ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, क्लिनिकल, और जो आप लोगों की आउटलाइन है उसमें जेनेटिक भी है। तो ये सारा आप पढ़ोगे इसमें जो सबसे पहले है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ उसके मुताबिक कि आप लोगों ने कौन सा करना है। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर पेपर में भी कभी कभी ये होता है कि ये आ जाता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इजी सा है। इसमें से करना चाहो इसमें से कर लो, गूगल से करना है गूगल से कर लें, लेकिन ये है कि मैथ यही है। हाँ, कुछ मटेरियल होगा जो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन बने बनाए नोट्स मैं इस बार प्रोवाइड नहीं करूँगी। आप लोग खुद बनाओगे, मटेरियल मैं दूँगी, कंपोज आप लोगों ने खुद करने हैं। भले आप लोग हैंड रिटन कर लें, भले आप उनको कंपोज कर लें, किसी भी फॉर्म में कर लें, वो मैं दे दूँगी। लेकिन यह है कि समझाना होगा, मैं 10 बार भी समझा दूँगी, लेकिन बने बनाए नोट्स इस बार नहीं दूँगी। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लेते हैं, जिसमें होता है IV एंड DV।
IV क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, DV होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें होता है कि हम लोग एक वेरिएबल का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं दूसरे वेरिएबल पे। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमेशा यही होता है कि एक वेरिएबल को का इफेक्ट चेक किया जाता है दूसरे वेरिएबल पे, जिसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, हर वो चीज़ जो चेंज हो जाए, एवरीथिंग दैट इज़ चेंजेबल इज़ कॉल्ड वेरिएबल। दुनिया की, कायनात की हर चीज़ जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, वेट, कलर, कोई और चीज़ें, मौसम हो गया, और उसके अलावा जो भी चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल ही कहलाएगी। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें पूरा एक स्टेजेस होती हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। सबसे पहले फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिस पे आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई करना है। जब तक कोई आपके पास मेथड, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए जी एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है लैब में करना होगा। लैब में करना है, आप कहोगे किस पे करना है, टॉपिक क्या होना चाहिए, तो वो होगा फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि कोई मसला होगा जिसको आपने चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह लें कि अगर दो क्लासेस हैं, एक जिसमें एक को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम कहते हैं दो क्लासेस हैं, लेकिन उनका क्या करना है, उनका हम लोगों ने चेक करना है कि उन पे रेस्ट क्या, मतलब दोनों क्लासेस को टेस्ट सेम दिया गया है, एक क्लास को रेस्ट दिया गया है और एक क्लास को रेस्ट नहीं दिया गया, कॉन्टीन्यूसली उन्होंने टेस्ट किया है। तो इसमें क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि रेस्ट देने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा, रेस्ट ना देने की वजह से क्या रिज़ल्ट आया। तो ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होती हैं ये यही काम कर रहे होते हैं कि एक दूसरे का, वो जो रेस्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो परफॉर्मेंस आएगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब परफॉर्मेंस, रेस्ट की वजह से परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दो क्लासेस थी, टेस्ट दिया गया 9 से 11 लिखना था, या 9 से 1 ले लें, 9 से 10 ले लें। एक क्लास को कोई रेस्ट नहीं दिया गया, एक क्लास को रेस्ट दिया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन पे किया गया। तो फिर क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, किसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया, उन्हें जिनको रेस्ट दिया गया या उस क्लास को जिसको रेस्ट नहीं दिया गया। तो ये यहाँ पर इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं हम लोग। इसमें है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया। हाइपोथेसिस क्या होता है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कोई हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपके पास एक फर्जी सोल्यूशन होता है, आप पहले से उस चीज़ के हाइपोथेसिस बना रहे होते हो सकता है आप लोग 6 में कोई रिसर्च पढ़ रहे हो, आपके एजुकेशन में है, शायद आप लोग पढ़ रहे हो, आपको ज़्यादा इजीली वहाँ से भी समझ आ जाएगा अगर पढ़ रहे होंगे तो। हाइपोथेसिस यही होता है कि एक फ़र्ज़ी हल होता है जो हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं जी ऐसे ऐसे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें ये होता है कि 3 से 4 हमारे पास क्या होते हैं, हाइपोथेसिस बने होते हैं, जिसमें H1 होता है, H2, H3, नल हाइपोथेसिस। उसमें क्या होता है कि उसको चेक कर रहे होते हैं जी कौन सा, जो हमारी स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे रिज़ल्ट के मुताबिक आ रही है। वेरिएबल्स वही है, वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल्स आप लोग पढ़ोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है एक्सटरवीनियस या एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल या वो क्या होता है, एक्सटर्नल या एक्सटरवीनियस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेबल होता है, इसको रिसर्चर चेंज कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे जस्ट हम लोग इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं। और जो एक्सटरवीनियस वेरिएबल होता है वो ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर चेंज नहीं कर सकता, किसी किस्म का कोई चेंज उसमें नहीं ला सकता। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये हैं कि रेंडोमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन होता है, मैच सब्जेक्ट ग्रुप डिज़ाइन होता है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन है, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड फेज्ड मैथोलॉजिकली which the experimenter adopt prior to beginning his experiment। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम जो पूरा एक डिज़ाइन बनाते हैं कि उसको चेक कैसे करना है, उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं।
इसके बस नाम याद कर लीजिएगा, इसको कोई ऐसा वो नहीं करना। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स भी हमारा एक स्टेज है कि आपने सब्जेक्ट जो बंदे बिठाने हैं वहाँ पे वो सिलेक्ट करने हैं। मतलब उसमें ये होता है कि अक्सर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम लोग एज भी रख लेते हैं, हम लोग क्लास भी रख लेते हैं, हम लोग सोशल क्लास भी रखते हैं, मतलब अपर क्लास लेनी है, एलीट क्लास लेनी है, बिल्कुल लोअर क्लास लेनी है, मिडिल क्लास लेनी है, या फिर अगर स्टूडेंट्स लेने हैं तो कौन सी क्लास के होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रखे जी 20 से 30 साल के दरमियान जो भी लोग होंगे, अगर रखेंगे 25 से 30 तो 25 से 30 जिनकी होगी तो वो सब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ बंदे को कहा गया है, वो पर्सन होगा जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। अपरेटस फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके आलात, आपने जहाँ जो चीज़ें यूज़ करनी है उस टाइम एक्सपेरिमेंट में वो आपके अपरेटस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पर्सनैलिटी का टेस्ट कर रहे हो तो पर्सनैलिटी का जो पूरा परफॉर्मा होगा या टेस्ट होगा पर्सनैलिटी का, वो आपका अपरेटस है जिसको आपने वहाँ पर उसके लिए लगाना है। नेक्स्ट उसके बाद है कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या है? कंट्रोल्ड कंडीशंस जिसमें आ जाता है जी आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क कर रहा होता है, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल लगाया गया हो उसको कंट्रोल्ड वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। इसमें समझ लें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए होगा कंट्रोल ग्रुप। ये चेंजेबल होता है, इसको रिसर्चर चेंज कर सकता है। मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी वो चेंजेस ला सकता है। डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं लाया जाता, इसमें जस्ट इफ़ेक्ट चेक किया जाता है। अगर इफ़ेक्ट चेक किया जाता है तो हम कंट्रोल ग्रुप में भी किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते। ये जिस किस्म की क्लास होती है इसे वैसे ही बिठा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 5 बंदे लिए, पाँचों को वैसे ही बिठा दिया, इस पर कोई आपने ट्रीटमेंट नहीं लगानी, किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना, तो ये होता है कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट उसके बाद है रिजल्ट्स क्या आते हैं कि वो आप लोग वहीं पे रिजल्ट जो होता है वो यही होता है कि आप एंड में आके हाइपोथेसिस चेक कर रहे होते हैं, आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। एक्सपेरिमेंटल मेथड या किसी भी मेथड में अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी रिसर्च रिजेक्ट हुई है। हमारी रिसर्च रिजेक्ट नहीं होती, बस सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया है, जो दूसरा और हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल नल हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया, तो इसकी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्लास इसमें से करना चाहो आप लोग इसमें से कर लो, आप लोगों को नेट से अवेलेबल हो वो करना चाहो। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता मुझे दोबारा बता दें, मैं दोबारा आप लोगों को बताती रहूँगी इस पर। और बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग थर्ड में पढ़ चुके हो, मैंने बहुत इजीली आप लोगों को समझाया था। इसमें से करना चाहो ये आप लोगों का मसला है, नेट में से करना चाहो या आप लोगों के पास पहले थर्ड वाली बुक होगी पड़ी उसमें से कर लो, ज़्यादा बेहतर है। आपको जो नोट्स दिए थे उसमें से करना चाहो वो बेहतर है आप लोगों के लिए। ओके जी, क्लास अल्लाह हाफिज़।